चलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप लोग? अभी नेक्स्ट जो पोर्शन हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें, वो क्या पढ़ेंगे आप बताइए मुझे। सबसे पहले हम लोग एक एलिमेंट पढ़ेंगे, है ना। हम लोगों ने एसेंशियल कंडीशंस तो पढ़ ली, सेक्शन 10। हम लोगों ने टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी कंप्लीट कर लिया। आई होप आप लोगों ने उसकी प्रैक्टिस कर ली होगी। एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट का डिफरेंस कंप्लीट कर लिया हम लोगों ने। एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट प्रॉमिस के डेफिनेशंस कंप्लीट कर ली। अब हम लोग सबसे पहला एलिमेंट पढ़ने वाले हैं इसमें। सबसे पहले एलिमेंट क्या था, चलिए बताएंगे मुझे। ऑफर, जिसके बिना कॉन्ट्रैक्ट शुरुआत ही नहीं हो सकती। जिसके बिना कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत ही नहीं हो सकती। अरे बराबर है कि नहीं बराबर है ना। आप इसको मगर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में प्रपोजल ही कहें तो चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैंने आपको पढ़ाया था कि जो कॉन्ट्रैक्ट में ऑफर देता है किसी भी चीज़ का, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑफरर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्या कहते हैं उसे हम? ऑफरर। और जिसे ऑफर दिया जाता है कंप्लीशन के पहले, उसे हम क्या कहते हैं? ऑफरी। तो इसकी डेफिनेशन पहले समझने की कोशिश करते हैं। देखो, एक छोटा सा उदाहरण दे देता हूँ मैं। अगर ए ने बी को कहा कि क्या आप मेरी बाइक खरीदेंगे, ध्यान देना, 50,000 रुपये में। ओके। और बी ने कहा हाँ मैं आपकी बाइक खरीदूंगा 50,000 रुपये में। तो मतलब ऑफर क्या हो गया? एक्सेप्ट हो गया। अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो ए ने बी को कहा, मतलब ए ने बी को कम्युनिकेट किया। अब कम्युनिकेशन के कितने तरीके हैं? ओरल, रिटन या बाय कंडक्ट। ठीक है। फिर बी ने, अच्छा, ए ने ऑफर क्यों दिया था बी को? मजे के लिए दिया था क्या? नहीं सर, मजे के लिए नहीं, है ना। वो चाहता था कि बी उसे एक्सेप्ट करे, मतलब ही एक्सपेक्ट कि एक्सेप्टेंस हो। बराबर है कि नहीं बराबर है? एंड ही प्रोवाइड कंप्लीट इंफॉर्मेशन, कितने की है, कब मैंने लिया था, कब बेचूंगा, है ना, क्या मॉडल है। तो ऑफर की डेफिनेशन अगर आप समझने की कोशिश करेंगे कॉन्ट्रैक्ट में, वो पहले तो आती है सेक्शन 2 क्लॉज ए में। सेक्शन 2 क्लॉज ए में डेफिनेशन क्या है पहले समझ जाओ अच्छे से। बहुत आसान है, कभी भूलना मत, तुरंत याद करके तुरंत समझ लेना। व्हेन वन पर्सन व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज, सिग्निफाइज की मतलब होती है कम्युनिकेट। लिख लेना अपनी कॉपी में। व्हेन वन पर्सन कम्युनिकेट टू अनदर, दूसरे व्यक्ति को आप कम्युनिकेट कर रहे हो। क्या कम्युनिकेट कर रहे हो आप बताओ? हिज विलिंगनेस, कि भैया मैं कुछ ऑफर करना चाहता हूँ। हिज विलिंगनेस, कि मैं उस चीज़ के लिए रेडी हूँ, है ना। हिज विलिंगनेस। अब ऑफर दो चीज़ों के लिए किया जाता है, मैंने पढ़ाया था। कुछ एक्शंस के लिए या कुछ एब्सटिनेंट के लिए, रिस्ट्रिक्शंस के लिए। तो टू एक्ट, है ना, और टू एब्सटेन, इन्हें कुछ ना करने के लिए भी ऑफर किया जाता है। मैंने पढ़ाया था आप लोग, है ना। याद आया? फॉरबियरेंस वाला पॉइंट था। ओके। एब्सटेन का मतलब क्या होता है? नॉट टू डू, फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, कुछ करना या कुछ करने से रोकना। पॉइंट्स में डिवाइड कर रहा हूँ डेफिनेशन को, कि जिसमें आपको आसानी हो समझने में। ठीक है। अब आपने ऑफर क्यों किया? मैंने बोला मजे के लिए किया क्या? नहीं सर, एक्सेप्टेंस के लिए किया। यानी मेरा इरादा क्या था? मेरा इरादा क्या था एज एन ऑफरर? विद ए व्यू टू ऑब्टेन, ध्यान देना, विद ए व्यू टू ऑब्टेन द एसेंट। एसेंट का मतलब होता है कंसेंट, इन परमिशन ऑफ दैट अनदर पर्सन। मेरा इरादा क्या था? कि मैं उसकी कंसेंट लूं, ऑफ दैट अनदर पर्सन, है ना।
ऑफ दैट अनदर पर्सन टू डू सच एक्ट, या तो उस एक्ट को करने के लिए या उस एक्ट को ना करने के लिए, दोनों हो गए ना, और ऑफ सच एब्स्टिनेंस। एब्स्टिनेंस मतलब नॉट टू डू। अगर ये कर दिया उसने, ये एलिमेंट्स अगर आ गए, तो मतलब ही इज सेट टू मेक अ प्रपोजल। इसका मतलब उसने प्रपोजल दिया है। कौन कौन से एलिमेंट आ गए? विलिंगनेस आ गई, पहला एलिमेंट। टू डू और नॉट टू डू समथिंग, उसकी कंसेंट हासिल करना चाहता हूं मैं, ऐसा नहीं किसी मजे के लिए कर रहा हूं। आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, कभी भूलना मत। ए ने बी को कहा, यार मैं ऐसा सोच रहा हूं कि मैं अगले महीने अपनी गाड़ी बेच दूं। आई एम थिंकिंग। अब मुझे बताइए, बी वहां उस ऑफर को एक्सेप्ट करेगा? पहली बात, सर वो ऑफर ही नहीं है, वो तो अपनी विश बता रहा है। समझ में आ रहा ना? तो आपका इरादा बी का कंसेंट लेने का है कि बी को सिर्फ इन्फॉर्म करने का? सर अभी तो मैं सिर्फ इन्फॉर्म कर रहा हूँ, ऑफर थोड़ी ना दिया। सो अ मियर विश। आपकी इच्छा को हम कभी ऑफर नहीं मानेंगे। अ मियर विश डज नॉट कंसिडर अ ऑफर। अगर ए बी को बोलता है, मान लो एक्स है, उसने वाई को बोला, यार आई वॉन्ट टू मैरी एट सम पॉइंट ऑफ माई टाइम, तो वाई बोलेगा, वाई बोलेगी ऐसे, हाँ मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, मैं रेडी हूँ। तो वो बोलेगा, यार आई एम नॉट गिविंग यू द ऑफर, आई एम टेलिंग यू कि मैं करना चाहता हूँ फ्यूचर में। सो ही जस्ट शोइंग हिज विश। विश को आप कभी भी, एक मियर विश को आप कभी भी ऑफर में तब्दील नहीं करेंगे, ऑफर में तब्दील नहीं करेंगे। अब ऑफर के कुछ एलिमेंट्स हैं जिसको आप कैरेक्टरिस्टिक भी कह सकते हैं, जिसके होने पर ऑफर कंप्लीट होता है। अब मुझे बताओ, हम लोग एग्रीमेंट से बना हुआ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे हैं, सिर्फ एग्रीमेंट नहीं पढ़ रहे, क्योंकि अगर हम एग्रीमेंट से बना हुआ कॉन्ट्रैक्ट नहीं पढ़ते तो एक लाइन हमेशा आपको याद रखनी है। क्या बोला था मैंने? एग्रीमेंट जब कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो कौन कौन सी तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं? इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। अगर आपका इरादा लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करने का नहीं है तो फिर वो कभी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं, फिर वो एक एग्रीमेंट रह जाएगा, सोशल एग्रीमेंट, डोमेस्टिक एग्रीमेंट, इलीगल एग्रीमेंट। पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो यार? तो पहला है कि ऐसा ऑफर होना, ध्यान देना, ऑफर मस्ट बी कैपेबल ऑफ creating legal relationship between offerer and offeree, between offerer and offeree या promiser and promisee। इसका एक बेहतरीन एग्जांपल, मिसेस बाल्फर वर्सेस मिस्टर बाल्फर। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आया लीगल रिलेशनशिप को लेकर, तो ये केस आपको कोर्ट करना ही करना कि भाई वही एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा जहां इंटेंशन होंगे टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। इसमें क्या था, मिसेस बाल्फर ने स्यू किया हर हस्बैंड, यानी मिस्टर बाल्फर। क्यों? मालूम क्या हुआ था कि मिस्टर बाल्फर कुछ महीने के लिए घर से बाहर जा रहे थे काम के तलाश में, तो उन्होंने कहा कि मैं 6 महीने बाहर रहूंगा तो मैं हर महीने आपको कुछ ना कुछ मेंटेनेंस भेजते रहूंगा, मतलब घर का खर्चा पानी जो नॉर्मल हस्बैंड वाइफ भेजते हैं। तो अब उसने अपनी बीवी से कोई कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी ना किया यार, ये तो नॉर्मल है, हस्बैंड वाइफ के बीच में ऐसा ही तो होता है। वो 2-3 महीने नहीं बेच पाए, 2-3 महीने नहीं बेच पाए, तो उनकी वाइफ ने उनको स्यू कर दिया। तो कोर्ट आर्ग्यू, ध्यान देना, दैट मिसेस बाल्फर कैन नॉट एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट। कोई
डाइवोर्स थोड़ी ना हुआ था भाई, कोई अलग थोड़ी ना रह रहे थे, ये तो नॉर्मली अपने घर से बाहर गया था काम करने के लिए। अगेंस्ट Mr. Balfour, because in that case he wanted to create domestic relation और social relation, not the legal relation। सही है कि नहीं? बट अगर अब यही कोई डाइवर्स का केस होता है या मेंटेनेंस का, तो फिर वहां बात अलग होती, फिर तो वो कोर्ट खुद ही कहता है हस्बैंड को। तो ये तो नॉर्मल, तो कोर्ट ने कहा घर की बातें घर में रखो ना, उसको क्यों लेके आ रहे हो? क्योंकि आपके और आपके हस्बैंड के बीच में ऐसा कोई मुद्दा है ही नहीं, कॉन्फ्लिक्ट है नहीं, ये तो नॉर्मल बात है, इसको नॉर्मल आपको घर पे ही रखनी चाहिए। तो जहाँ पर आपके इंटेंशंस लीगल ऑब्लिगेशंस फुलफिल करने के नहीं होंगे, वहाँ आप क्या बोला मैंने, वहाँ आप अपने बंदे को, दूसरे बंदे को सीयू नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक? अरे यहाँ तक क्लियर हुआ क्या भैया? तो इस पे आप क्वेश्चन आया तो आपने इसको चढ़ा देना बिल्कुल। ठीक है, दूसरी बात, नेक्स्ट पॉइंट ध्यान देना, द टर्म्स ऑफ ऑफर मस्ट बी सर्टेन, मस्ट बी सर्टेन मतलब क्लियर होना चाहिए। सामने वाले को समझ में आना चाहिए, कैपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टैंड होना चाहिए, है ना? ठीक है, शुड नॉट बी वैग, अनक्लियर नहीं होना। अनक्लियर नहीं होना कैसे? अगर ए के पास 4 कार है और उसमें से वो एक कार को बेचना चाहता है, किसको? बी को। तो वो अगर बोलता है कि क्या आप मेरी कार खरीदेंगे, मैं बेचना चाहता हूँ, तो बी को नहीं पता ना कौन सी कार, तो आपको टर्म्स और कंडीशंस क्लियर करनी पड़ेगी भाई, रेड वाली, व्हाइट वाली, मारुति की, hyundai की, यू हैव टू क्लियर दैट टर्म्स और कंडीशंस। सही है कि नहीं सही है? आप जब कोई मूवी देखने के लिए जाते हैं, 3 प्रकार की टिकट्स होती है, सामने बैठने वालों के लिए कम, बीच में बैठने वालों के लिए थोड़ी मॉडरेट, और ऊपर बैठने वालों के लिए थोड़ी हाई। तो आपको क्लियर करता है ना, ऐसा तो नहीं है कि आप अपनी मर्जी से कहीं भी बैठ जाते हैं, वो आपको टर्म्स और कंडीशंस क्लियर कर देता है, तभी आप उसको एक्सेप्ट करते हो। तो अगर टर्म्स और कंडीशंस क्लियर ही नहीं होगी, है ना, एम्बिगियस होगी, है ना, अनक्लियर होगी, तो वो ऑफर कभी एक्सेप्ट हो गई नहीं। सो इट मस्ट बी सर्टेन, अनसर्टेन नहीं होना, है ना। कैपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टैंड बाय द ऑफरी, कैपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टैंड बाय द ऑफरी। लिख लेना ये जो शब्द मैंने आखिर में बोला, कैपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टैंड बाय द ऑफरी। नेक्स्ट, चलो एक तुमसे एग्जांपल लेते हैं। तुम कभी हाँ, मॉल जाते हो, मॉल में आपने देखा होगा बहुत सारे शोरूम होते हैं। शोरूम को बाहर से देखते हैं अपन, जैसे मान लो 3 शोरूम के सामने खड़ा हूं मैं, फॉर एग्जांपल एक नाइकी का, एक बीइंग वुमन का, और एक बिग बाजार का। बाहर से खड़े होकर देख रहा हूँ उसको मैं, है ना, उनका शोरूम देख रहा हूँ, उनके शोरूम के सामने जो नाम लिखे वो देख रहा हूँ, है ना, सही है ना। तो वो शोरूम क्या कर रहा है, बोलो मुझे, वो शोरूम क्या कर रहे हैं मुझे? वो शोरूम मुझे इनवाइट कर रहे हैं कि आओ और ऑफर दो कि क्या खरीदना चाहोगे, क्या पहनना चाहोगे, क्या खाना चाहोगे। सो इट इज जस्ट एन इनविटेशन। किसी भी दुकान का, ध्यान देना है बच्चों, विंडो डिस्प्ले एक इनविटेशन होता है। क्या होता है? इनविटेशन। रेलवे का टाइम टेबल, आपको कहीं जाना है सफर करते हुए, तो रेलवे का टाइम टेबल आप जाके देख रहे हो, तो वो इनविटेशन है कि आओ और टिकट बुक कराओ। सो इनविटेशन इज ए डिफरेंट टू ऑफर।
ये जो होर्डिंग्स होती हैं लगी हुई, ये सब क्या है, आपको इनवाइट कर रही है अपनी दुकान में, आपके मकान में, अपनी ट्यूशन में, अपने हॉस्पिटल में, है ना। सो यू कैन से इजीली कि जो आपका एडवर्टीजमेंट है इज एन इनविटेशन। An invitation is different from offer। ऐसा कह सकता हूँ कि पहले इनविटेशन होता है फिर ऑफर एक्सेप्टेंस होता है। यस सर, बिल्कुल। तो ऐसा बोल सकते हैं ना, इनविटेशन इज क्रिएटेड ऑफर इफ देर विल बी नो। अब आपने इनविटेशन को रिजेक्ट कर दिया, अब मैं नाइकी के शोरूम में घुसा ही नहीं, तो फिर वहाँ ऑफर एक्सेप्टेंस कहाँ होगा? ठीक है। दूसरी बात, इनविटेशन अनसर्टेन होता है, मुझे नहीं पता ना कि अंदर कितने जूते हैं, कितने के हैं। तो जब मैं अंदर जाके ऑफर दूंगा और मैं बोलूंगा मुझे कैसे शूज चाहिए, तब मुझे पता चलेगा। इनविटेशन अनसर्टेन होता है, ऑफर क्या होता है? सर्टेन। आप होटल जाते हो, होटल का जो मेनू कार्ड है वहाँ सर्टेनिटी आती है ना कि ये फूड देना। जब होटल के बाहर खड़े तो अब तो अनसर्टेन ही है, पता नहीं है ना किस प्रकार की डिशेज है, कितना प्राइस होगा, कितने में मिलेगा। सो इनविटेशन इज अनसर्टेन। हाँ, अगर इफ देर इज नो इनविटेशन देर विल बी नो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ठीक है। इनविटेशन एक प्रकार का क्या है? एक मेथड है। एडवर्टीजमेंट बोला ना मैंने एक प्रकार का, इट इज एन सर्कुलेशन ऑफ ऑफर। आओ हमारी दुकान में आओ। अब हमने उसको अलग अलग तरीके से सर्कुलेट किया, इलेक्ट्रॉनिकली, फिजिकली। क्यों सर्कुलेट कर रहे हैं आप लोगों को? क्यों, है ना, लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं ना, इंड्यूस कर रहे हैं कि आइए हमारी दुकान में ऑफर करिए, है ना। तो एन इन्विटेशन इज ए क्रिएशन ऑफ ऑफर बोल सकते हैं, अपनी कॉपी में लिख लेना। इफ देर विल बी नो इन्विटेशन देर विल बी नो ऑफर। जैसे गुड्स का ऑक्शन होता है ना, ऑक्शनिंग ऑफ गुड्स। सो ऑक्शनिंग ऑफ गुड्स में सबसे पहले न्यूज़पेपर में ऑक्शनिंग की इंफॉर्मेशन दी जाती है। किसी भी प्रकार के गुड्स हो, चाहे वो किसी के एसेट्स हो, जैसे किसी इंसॉल्वेंट पर्सन के एसेट्स हो, तो वो इनविटेशन पढ़ के फिर लोग आते हैं और बिडिंग पे हिस्सा लेते हैं। सो ऑक्शनिंग ऑफ गुड्स का जो एडवर्टीजमेंट होता है ना, इज एन इनविटेशन। उस वक्त चीज़ें सर्टेन कहाँ होती है? वो तो वहाँ आके पता चलता है कि कौन सा सामान है, कितने का बेचा और ख़रीदा जाएगा, क्या उसका बिड वैल्यू होगा, क्या फेस वैल्यू होगी। समझा? सो इफ़ यू एक्सेप्ट द इन्विटेशन इट डज नॉट मीन यू एक्सेप्ट द ऑफर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ऑफर सर्टेन होता है, इन्विटेशन अनसर्टेन होता है। जैसे कंपनियां, आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनियां शेयर्स इशू करती है थ्रू प्रोस्पेक्टस, है ना। कंपनी इशू प्रोस्पेक्टस के लोग उस प्रोस्पेक्टस को पढ़े और शेयर्स खरीदे। तो वो प्रोस्पेक्टस क्या है? इनविटेशन है कि आओ और शेयर खरीदो। अरे आपके कॉलेज का प्रोस्पेक्टस, स्कूल का प्रोस्पेक्टस इनविटेशन है ना। अब कॉलेज स्कूल के प्रोस्पेक्टस को पढ़ के जाओगे तो उतनी अनसर्टेनिटी होगी, क्लियर नहीं होगी, उसमें तो बहुत सारी चीज़ें झूठ लिखी होती है। और तो जब वहाँ एडमिशन लेने जाओगे तब सर्टेनिटी, अच्छा इतनी फीस है, अच्छा इस चीज़ के इसके पैसे लिए जा रहे हो, अच्छा ये टीचर है। ये इनविटेशन टू द सब्सक्राइबर्स जो शेयर खरीदना चाहते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ मैंने क्या बोलने की कोशिश की आपको? नेक्स्ट पॉइंट, अब मुझे बताओ, अगर कंपनी शेयर इशू करना चाहती है, चलो मैंने एक एग्जांपल भी दे दिया, तो आप कोई भी चीज़ अगर बेचना चाहते हैं तो आप उसको अपने मन में रखेंगे कि सामने वाले को बताएंगे? सर कम्युनिकेट करेंगे ना। मन में रखेंगे तो ऑफर एक्सेप्ट कैसे होगा? सो ऑफर शुड बी कम्युनिकेटेड। अब दो तरीके से कम्युनिकेट होता है, बेसिकली तीन तरीके से होता है, ओरल, रिटन और इम्प्लाइड, मतलब बाय कंडक्ट। ठीक है। एटीएम मशीन वाला एग्जांपल था ना, कंडक्ट का, वेट मशीन वाला।
सो ऑफर शुड बी कम्युनिकेटेड। अगर आपने कम्युनिकेट नहीं किया है ना, अब ध्यान देना, कम्युनिकेटेड टू द पर्सन, communicated to the person so that person should accept it। जिसको ऑफर कम्युनिकेट किया जाएगा वही उसे एक्सेप्ट करे तो बेहतर होगा। ये आपको ध्यान रखना। इसमें हम एक फेमस केस फ्लो आगे जाके पढ़ेंगे। ध्यान देना, एक प्राइमरी रूल लिख लो, एक प्राइमरी रूल लिख लो, नो कम्युनिकेशन, नो एक्सेप्टेंस। जब मैंने तुमको कम्युनिकेट ही नहीं किया तो क्या एक्सेप्टेंस पे? तुम अपनी मर्जी से तो एक्सेप्ट नहीं कर सकते ना। ऑफर डिसाइड करेगा क्या बेचना है, किसको बेचना है, कितना बेचना है। तुम सुपरमार्केट में जाके अगर कोई सामान अपनी बास्केट में डाल दोगे, मगर अगर सुपरमार्केट वाले ने बोला कि मैं नहीं बेचना चाहता तो तुम उसको खरीद नहीं सकते। उनकी जिम्मेदारी है ना, उनका राइट, ये भूलना मत। प्राइमरी रूल है, प्राइमरी रूल। इस पे अपन एक फेमस केस लॉ पढ़ेंगे, गौरी दत्त और लक्ष्मण लालमन शुक्ला का, वो मैं आपको टाइप्स ऑफ ऑफर में पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट, ऑफर कैन बी एक्सप्रेस, मतलब इट कैन बी ओरल और रिटन और implied, it can be expressed by the conduct of the person। पर्सन और एनीथिंग। जैसे एक बस स्टैंड में हम रुके, एक बस हमारे अगर सामने आके रुकती है तो बस का कंडक्ट क्या शो कर रहा है? आपको चिढ़ाने के लिए तो नहीं रुकी है ना, वो चाहती है कि आप आए और बैठे हमारे ऑफर को एक्सेप्ट करें, है ना। तो बस का कंडक्ट क्या है? एक प्रकार का ऑफर। और एक्सप्रेस तो बढ़ा चुका, ओरल या रिटर्न फॉर्म, ओरल या रिटर्न फॉर्म। नेक्स्ट क्या है? ऑफर कैन बी कंडीशनल, इसे हम कंडीशनल ऑफर भी कहते हैं। कैसे? ध्यान देना, भूलना मत। अगर ए अपनी कार बी को ऑफर कर रहा है, सुनना बच्चों, हाँ, और बोल रहा है कि अगर आप कार खरीदने के लिए रेडी हैं तो आपको सबसे पहले 20% का डाउन पेमेंट पे करना होगा। मतलब आप ये ऑफर को तब तक एक्सेप्ट नहीं करेंगे जब तक कि आप इनिशियली क्या पे नहीं करेंगे? 20% का डाउन पेमेंट, है ना। तो ये कौन सा ऑफर हुआ? कंडीशन, कंडीशन से पुटअप कर दिया ना ऑफर ने। जैसे आप मैकडोनल्ड्स में जाते हो तो आप अंदर घुसे, है ना, तो आपने बोला भैया एक बर्गर देना, तो वो बोलेगा भैया पहले पे करो, दैट इज द कंडीशन। तो वो कंडीशन कौन प्रिस्क्राइब करता है? प्रिस्क्राइब बाय द ऑफरर। तो जैसा उसने कहा है वैसा आपको करना पड़ेगा। जैसे कंपनी शेयर्स ऑफर करती है तो बोलती है ना कि भाई आपको इनिशियली हर शेयर पे कम से कम 5% का वैल्यू पे करना पड़ेगा। तो वो कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेगी ना, नहीं तो वो आपको शेयर नहीं देंगे। तो जो कंडीशंस प्रिस्क्राइब करेगा ऑफरर, इट हैज टू बी एक्सेप्टेड बाय द ऑफरी एज इट इज। चेंज मत करिए उसको, चेंज करेगा तो फिर वो कंडीशनल एक्सेप्टेंस हो जाएगा, जो हम बाद में जाके पढ़ने वाले हैं। इसको लिख लेना जो मैं लिखाते जा रहा हूं। समझ में आया बच्चों? पक्का? ओके। तो कंडीशन के साथ अगर आपने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया तो कंडीशनल ऑफर एंड कंडीशनल एक्सेप्टेंस, ठीक है। ऑफर, एक्सेप्टेंस और लास्ट क्या है? ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार ये बच्चों को क्लियर नहीं होता। ऑफर, कोई भी प्रकार का ऑफर शुड नॉट
कंटेन अ टर्म, ध्यान देना, कोई टर्म रखा है ऑफरर ने, मतलब टर्म्स एंड कंडीशंस, जिसका नॉन कंप्लायंस, मतलब जिसका नहीं फॉलो करना या जिसको नहीं मानना, ऑफ विच would directly lead to acceptance। मतलब अगर आपने उसको फॉलो नहीं किया तो हम मान लेंगे कि आपने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। ध्यान देना, उल्टा है ना, उल्टा उल्टा लिखा हुआ है, तो इसको समझिए थोड़ा सा। ए ने बी को कहा कि क्या आप मेरी कार खरीदेंगे, तो मुझे 10 दिन में बताइए। तो अगर आप 10 दिन में नहीं बताएंगे ना, नॉन कंप्लाइड करेंगे, मैं मान लूंगा कि आपने खरीद लिया, यानी मैं आपके ना को हाँ मान लूंगा, तो ये तो गलत है ना। यानी अगर आप नहीं करते हो, नहीं बताते हो, नहीं कम्युनिकेट करते हो, मैं मान लूंगा कि एक्सेप्टेंस हो गया। मैं आपकी ना को हाँ समझ लो, तो ऐसा कोई टर्म शुड नॉट लिखा ना डालें तो बेहतर है। अगर मैंने ना नहीं कहा और आप हाँ समझ रहे हो, तो मैंने हाँ भी तो नहीं कहा। ऐसा शादियों में भी बहुत होता है, अगर आपकी बच्ची ने 10-15 दिन में कुछ नहीं की तो मान लेंगे कि रेडी है। ऐसा नहीं होता भैया, ऐसा नहीं होता, ये गलत है। तो ऐसा कोई भी टर्म आपको, ऐसा कोई भी क्लॉज आपको अपने ऑफर में नहीं डालना कि जिसके नहीं होने पर आप मान लोगे कि वो एक्सेप्टेंस है, तो ये गलत तरीका है। ठीक है, क्लियर हुआ। इसके भी कुछ एक्सेप्शन हम बाद में पढ़ेंगे, इसको पूरा लिख लेने का एक एक नंबर तरीके से। एक कम्युनिकेशन वाला ऑफर बता ही देता हूँ। ये केस लॉ था कि जिसको कम्युनिकेट होगा वही उसे एक्सेप्ट करेगा, जिसको कम्युनिकेट नहीं होगा वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये गौरी दत्त जी का नेफ्यू खो जाता है ना, मिसिंग रहता है नेफ्यू। उसके लिए वो एक रिवार्ड अनाउंस करती हैं कि जो भी, ध्यान देना, जो भी मेरे नेफ्यू को खोज के लाएगा मैं उसे 5,000 रुपये दूंगी। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, विल पे 5K। तो जब वो ऐसा रिवॉर्ड अनाउंस कर रही थी ना, उस वक्त उनका जो बहुत ही घनिष्ठ नौकर था, जो उनका बड़ा ही करीबी नौकर था, लालमन जी, उन्होंने उस रिवॉर्ड को, उस इनाम को, उस ऑफर को नहीं सुना, एंड ही ब्रॉट हर नेफ्यू। उन्होंने उनके नेफ्यू को खोज के ला लिया, यानी वो अपना परफॉर्मेंस कर चुके, वो उन्होंने खोज के ला लिया उसको। अब उन्होंने जब उनके नेफ्यू को खोज के लाया तो बोला, उनको फिर पता चला आफ्टर द परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस तो हो गया ना, ही न्यू कि देर इज ए रिवॉर्ड, कोई रिवॉर्ड रखा गया था, मगर बाद में पता चला, क्योंकि जब वो गया था नेफ्यू को ढूंढने के लिए तो उसके इंटेंशन क्या थे, बोलो, सोचो। अभी अपन ने पढ़े, सोशल थे कि लीगल थे? सर नौकर है, बचपन से बच्चे को देख रहा है, सोशल ही होंगे, तो वहां एनफोर्सेबिलिटी तो नहीं होती, अपन ने पढ़े थे। और पहली बात, क्या वो ऑफर गौरी दत्त ने लालमन शुक्ला के लिए किया था कि जो बाहर की दुनिया उसके लिए किया था? सर बाहर की दुनिया के लिए। जब तेरे को ऑफर मिला ही नहीं तो उसको कम्युनिकेट कैसे करेगा? और इंटेंशंस भी क्या थे? सोशल। क्लियर है? तो जिसको ऑफर कम्युनिकेट किया जाएगा वही उसे एक्सेप्ट करेगा। अगर वो लालमन को उस वक्त बोलती कि जा लालमन ढूंढ के ला, तो ढूंढ के लाएगा तो जो मांगेगा वो दूंगी, तो फिर वो एक्सेप्टेंस माना जाता है ना। क्लियर है? ये ऑफर के अपने कैरेक्टरिस्टिक कंप्लीट। अब एक लेक्चर में इसके टाइप्स और लैप्सिंग ऑफ ऑफर खत्म। तुरंत लिख लेना इसको, तुरंत आज ही लिखना। दोपहर को लेक्चर आएंगे, तुरंत पढ़ने का, तुरंत लिखने का।